हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ विकास परक सितंबर 2021 का भाग 2। भाग 1 मैंने पहले अपलोड कर चुका है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन लिंक शो हो रहा है, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के जितने भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट डाटाओं को देखेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कृषि, वन और खनिज से, जिसमें पहला बताया गया है कि बाघों की गणना। ये बाघों की गणना इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार वन विभाग 5000 ट्रैप कैमरे से बाघों की गणना करेगा। वन विभाग द्वारा इस बार होने वाले बाघों की गणना के नियम में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इस अभयारण्यों में एक साथ ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। वन विभाग द्वारा 5 अभयारण्य और रिजर्व फॉरेस्ट परिक्षेत्र में 40 से ऊपर बाघ होने का दावा किया था, मगर वर्ष 2018 में हुई बाघों की गणना में सिर्फ 19 बाघ ही मिले थे। इसलिए इस बार 5000 ट्रैप कैमरे लगा के बाघों की गणना की जाएगी। तो वर्ष 2018 का यहाँ बताया गया है गणना में कि वन विभाग ने अचानक मार अभयारण्य के 914.17 वर्ग किलोमीटर, उदयंती सीता नदी के 1842.540 वर्ग किलोमीटर, इंद्रावती फॉरेस्ट रिजर्व के 2799.07 वर्ग किलोमीटर के साथ भोरमदेव और गुरु घासीदास अभयारण्य में ट्रैप कैमरे से गणना किया था। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं कि छत्तीसगढ़ के औषधि पौधों में विशेष गुणों की पहचान के लिए होगा अनुसंधान। तो छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में पाए जाने वाले जो औषधीय पौधों के गुणों का विश्लेषण और प्रमाणीकरण करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो मुंबई में है के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की एक परियोजना स्वीकृत हुई है, जिसमें औषधि पौधे जैसे कि बच, मामफल, केवकंद, चरोटा, काली मसूली, तिखुर, कालमेघ समेत प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण औषधि पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों का विश्लेषण किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन करेंगे मिलके, तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो मुंबई के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परियोजना चलाई जा रही है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो नगरी दुबराज को मिलेगी पहचान। तो ये नगरी दुबराज क्या है? तो ये एक तरीके से धान की किस्म है और बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में धान की किस्म नगरी दुबराज को देश भर में पहचान जल्द ही मिल सकती है, क्योंकि इस किस्म को जीआई पंजीयन के लिए भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। तो नगरी दुबराज के अलावा कृषि विश्वविद्यालय में धान की कई किस्मों को जीआई टैग दिलाने की तैयारी है, जिसमें रामजीरा, विष्णुभोग प्रमुख हैं। और ये जो नगरी दुबराज है ये एक तरीके से सुगंधित है और यह 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये कैंसर जैसी बीमारियों के रोकथाम में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जिंक, मैग्नीज, कॉपर आदि मिनरल्स की अधिकता इसे हार्ट के लिए फायदेमंद बनाती है। और टाउ में घुलनशील फाइबर की मौजूदगी कोलेस्ट्रॉल कम करती है एवं आंतों के कैंसर की बीमारी से बचाने में मददगार है। शोध में टाउ में फैगोपाइरिटोल नाम की एक विशेष कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? तो फैगोपाइरिटोल, जो ब्लड शुगर को प्रभावी रूप से कम रखता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रूटीन बायोफ्लेवोनाइड ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रखते हुए बीपी को भी नियंत्रित करता है, इसलिए यह खास है नगरी दुबराज। तो नगरी दुबराज के साथ और कौन कौन से हो सकते हैं? तो रामजीरा और विष्णुभोग के लिए भी किया जा रहा है कि इन्हें भी एक तरीके से जीआई टैग मिल जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बनेंगे हरित। कैसे बनेंगे हरित?
तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि छत्तीसगढ़ समिति के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि छत्तीसगढ़ समिति के द्वारा प्रदेश में 50,000 हरित घर बनाए जाएंगे। इन घरों का चयन कर लिया गया है। ये घर हरित घर के मानक पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच समिति के ही सदस्य करेंगे। इसके बाद घर मालिकों को इनाम भी दिया जाएगा। ये है प्रमुख मानक। इसमें बताया गया प्रमुख मानक भी बता दिया गया है कि कौन कौन से मानक होने चाहिए। तो कौन कौन से होने चाहिए, तो यहाँ पास देखिए आप लोग, घर का पानी घर में, मतलब जल को बचाने के लिए प्रयास किया जाएगा, जैसे घर में वाटर हार्वेस्टिंग लगाना, जल के रिसाइकलिंग का प्रबंधन करना। तो मतलब कि घर का पानी घर में, घर का कचरा घर में। तो इसमें गीले सूखे जो कचरे होंगे उसको अलग अलग करने के लिए डस्टबिन रखना, पॉलीथीन प्लास्टिक रिसाइकलिंग करना और गीले कचरे से खाद बनाना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद घर में पक्षी घर, इसके तहत पक्षियों के लिए दाना पानी की घर में व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद घर में ऊर्जा बचत, तो घर नैसर्गिक प्रकाश युक्त और हवादार हो। इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें, एलईडी बल्ब और सौर ऊर्जा पैनल का इस्तेमाल करना होगा, ये मानक हैं। घर में पंचवटी, तो इसके तहत हर परिवार के सदस्य के हिसाब से अधिकतम पौधे लगाना है। घर में तुलसी वृंदावन औषधि पौधे लगाने और घर में अग्निहोत्र का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा। तो मतलब क्या क्या चीज़ें, तो घर का पानी घर में, घर का कचरा घर में पक्षी घर, घर में ऊर्जा बचत और घर में पंचवटी। तो ये जो है 5 मानक बताए गए हैं। उसके बाद किसान न्याय योजना अब तक 3047 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। कैसे, तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य के धान एवं गन्ना उत्पादक करीब 21 लाख किसान को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए अनुदान सहायता के दूसरी किस्त की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इस वित्त वर्ष के अंत तक अमल में आ जाएगी। वर्ष 2021-22 के राज्य के बजट में इस योजना को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। किसको, तो ग्रामीण जो रहेंगे भूमिहीन मजदूर उनको। इसमें लगभग 10 लाख ग्रामीण भूमिहीन मजदूर जो हैं वो लाभान्वित होंगे। तो मैं बार बार बताना चाहता हूं कि ग्रामीण जो होंगे वो कौन, भूमिहीन मजदूर, उनको दिया जाएगा 6,000 रुपये प्रति वर्ष। इस राशि में से धान उत्पादक किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए और गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में 22 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों और संग्राहकों से क्रय किए गए गोबर एवं गौठान समिति एवं महिला स्व सहायता समूहों को कुल 9 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि भी ऑनलाइन अंतरण किया है। इस राशि में से गोबर खरीदी के एवज में पशुपालकों एवं संग्राहकों को 1 करोड़ रुपए एवं स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 2 करोड़ 55 लाख रुपए और गौठान समितियों को 5 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान शामिल है। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं लायचा धान। ये लायचा धान देख लेते हैं कि ये लायचा धान है क्या। तो ये औषधीय गुणों से भरपूर लायचा जो धान है की किस्म कैंसर की कोशिकाओं को मारने में कारगर साबित हुई है। इस धान की बाहरी परत कैंसर की कोशिकाओं के प्रगुणन को रोकने में 65% तक प्रभावी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, जिसे कहा जाता है बार्क, के सहयोग से स्तन और फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए धान की 3 किस्मों पर चल रहे अनुसंधान में यह बात सामने आई है। 2 साल तक चूहों पर किया गया प्रयोग सफल रहा,
चूहों पर कैंसर की कोशिकाओं को विकसित करके इन पर लायचा और महराजी और गठवन धान, ध्यान दीजिएगा ये 3 किस्म, लायचा महराजी, पहला लायचा, दूसरा महराजी, तीसरा गठवन, ये जो 3 किस्म है से उपचार का परीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि चूहों को कैंसर के ट्यूमर को मारने में लायजा में सर्वाधिक क्षमता है। ये लायजा में एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब प्रज्वलन विरोधी तत्व के गुण हैं जो कि कैंसर से लड़ने में प्रभावी हैं। अगले महीने से इसका मानव मॉडल पर परीक्षण किया जा सकता है। विज्ञानी लायचा का पाउडर बनाने का भी काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना। आखिर ये योजना है क्या? तो राज्य के लोगों को सस्ते दामों पर उच्च गुणवत्ता की दवा उपलब्ध कराने सरकार ने मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य के हर जिले में जेनरिक दवा की दुकान खोली जाएगी। राज्य के सभी नगर निकायों में योजना के तहत दवाई दुकान खोलने की तैयारी है। इन दुकानों का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी जो होती है अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी UPSS के माध्यम से किया जाएगा। हमर लैब के बाद दूसरी बड़ी पहल, सरकार ने हमर लैब की सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत करीब 90 तरह की विभिन्न बीमारियों की जांच निःशुल्क या सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। हमर लैब योजना के बाद मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना दूसरी बड़ी पहल मानी जा रही है। तो ये एक तरीके से बोला जाए तो बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं सद्भावना कलम का विमोचन। तो पूर्व सांसद मिनी माता के स्मृति दिवस पर गुरु घासीदास साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य श्री सद्भावना समिति द्वारा तैयार सद्भावना कलम का विमोचन किया गया है। उसके बाद यहाँ हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं पौध साक्षरता के क्षेत्र में रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन सहयोग करेगा। तो कैसे करेगा? तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन एवं SCERT छत्तीसगढ़ के मध्य निःशुल्क MOU किया गया। तो MOU के तहत रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन पौध साक्षरता के क्षेत्र में जो निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए आगामी की नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन एवं स्टूडेंट वॉलंटियर्स को तैयार करने के लिए राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का सहयोग करेगा। तो ये भी एक तरीके से बहुत अच्छा ही काम है। उसके बाद देखा जाए परदेसी राम वर्मा के एकाग्र कहानी संग्रह का विमोचन। तो परदेसी राम वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ पर एकाग्र कहानी संग्रह मेरी लोकप्रिय कहानियाँ का विमोचन किया गया है। तो कौन लिखा है इसको? तो परदेसी राम वर्मा द्वारा इसे लिखा गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं तो बेड साइड अप्रोच टू क्लिनिकल कार्डियोलॉजी पुस्तक का विमोचन, इस पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। तो राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के केंद्रीय चिकित्सालय के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंदन कुमार दास द्वारा लिखित हृदय रोग संबंधित पुस्तक बेड साइड अप्रोच टू क्लिनिकल कार्डियोलॉजी का विमोचन किया। यह पुस्तक MBBS के अतिरिक्त MD तथा DM के छात्रों के लिए भी लिखी गई है। साथ ही जो फिजिशियन कार्यरत हैं उनके लिए भी यह पुस्तक लाभदायक होगा ऐसा बताया जा रहा है। हाल ही में एक शोध पत्र के अनुसार कम उम्र में हार्ट अटैक से मरने वाले की संख्या भारत सर्वप्रथम है। मरने वालों में भारत सर्वप्रथम है और भारत में सबसे ज़्यादा आबादी गाँवों में ही बसते हैं। इसलिए गाँवों के बेसिक डॉक्टर को भी इस विज्ञान का बुनियादी तौर पर ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो पुस्तक का नाम क्या है? तो बेड साइड अप्रोच टू क्लिनिकल कार्डियोलॉजी पुस्तक का नाम है। उसके बाद यहाँ हम लोग चलते हैं विविध में देखते हैं कि जो GST संग्रहण में 33% वृद्धि। तो
छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में 2432 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। कब? तो जुलाई 2021 में 2432 करोड़ रुपए, जो वर्ष 2020 की इसी अवधि में 33% अधिक है। जीएसटी संग्रहण में हुई यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जीएसटी संग्रहण में हुई 32% वृद्धि से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में हुआ ग्रोथ मध्य प्रदेश के 16%, कर्नाटक के 12% और उत्तर प्रदेश के 18% की तुलना में अधिक है। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि कितना प्रतिशत अधिक जीएसटी संग्रहण हुआ है तो आप बता सकते हैं कि 33% जीएसटी संग्रह हुआ है। उसके बाद यहाँ हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश। तो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पिछले 2.5 सालों में औद्योगिक क्षेत्र में 1351 उद्योगों में कुल 18,165 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक का पूंजी निवेश किया गया है। इसमें 26,493 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही राज्य के औद्योगिक विकास में भी तेजी आएगी। राज्य में नवीन औद्योगिक नीति जो है 2019 से 2024 तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि औद्योगिक नीति कब से कब तक है, तो 2019 से 2024 तक लागू की गई है। और प्रदेश में जनवरी 2019 से मई 2021 तक 510 सूक्ष्म उद्योगों में 218 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक का पूंजी निवेश हुआ है, जिससे राज्य के 3,745 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार 765 लघु उद्योगों में 1,510 करोड़ 37 लाख रुपए के पूंजी निवेश से 9,968 लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्यम 50 उद्योगों में 451 करोड़ 18 लाख रुपए के पूंजी निवेश से 3,139 लोगों को रोजगार मिलेगा इसके थ्रू। और इसी तरह अगर हम लोग देखें तो 17 बृहद उद्योगों के द्वारा 868 करोड़ 54 लाख रुपए का पूंजी निवेश से 1,960 युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। ये सब चीज़ों के इसमें बारे में डिटेल से बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि 7 मेगा उद्योगों में 2,885 करोड़ 42 लाख रुपए की पूंजी से 4,802 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और जो अल्ट्रा मेगा, ये मेगा था और ये उसके बाद अल्ट्रा मेगा के 2 उद्योगों की स्थापना के लिए 12,231 करोड़ 63 लाख रुपए के अधिक पूंजी निवेश से 2,879 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। ये जो नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उद्योगों को बिजली दर में रियायत, साथ में अनुदान सहायता, एकल विंडो प्रणाली लागू करने के साथ ही स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देने के प्रावधान किए गए हैं, जिसके चलते राज्य में औद्योगिक विकास का नया वातावरण निर्मित होगा और राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमी आकर्षित हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब एक क्लिक में मिलेगी छत्तीसगढ़ में 30 साल पुराने दस्तावेज की जानकारी। कैसे मिलेगी देख लेते हैं हम लोग कि भाई कैसे मिलेगी जानकारी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो धोखाधड़ी भी नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ में पंजीयन विभाग एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। पंजीयन कार्यालय में अब क्रेता विक्रेता को 30 साल पुराने दस्तावेज के लिए पंजीयन कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी होता था सरकारी कामों में। इसलिए ये इन चीज़ों को लाया गया है ताकि लोगों को, जो क्रेता विक्रेता है, उन लोगों को सुविधा हो और साथ में फर्जीवाड़ा कम हो। 30 साल पुराने दस्तावेजों की जानकारी अब क्रेता विक्रेता को एक क्लिक पर ही मिल जाएगी, क्योंकि पंजीयन विभाग प्रदेश भर में 30 साल पुराने रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग ने 2 अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को काम का जिम्मा सौंपा है। कंपनी के कर्मचारी प्रदेश भर के पंजीयन कार्यालय में पुरानी फाइलों को कंप्यूटर में स्कैन करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही साथ पंजीयन अधिकारी का कहना है कि
30 साल पुराना डाटा ऑनलाइन होने से क्रेता विक्रेता को एक क्लिक पे जानकारी मिल जाएगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो हथकरघा बुनकरों के कारोबारों में 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ देखा जाए तो विगत 2.5 वर्षों में संघ के माध्यम से 745 करोड़ के वस्त्रों की आपूर्ति सरकारी विभागों को की गई है, जिसमें बुनकरों को 220 करोड़ रुपए पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। साथ ही साथ उसके आगे देखा जाए तो जून 2020 में बुनाई कला को प्रोत्साहित करने के लिए राजराजेश्वरी करुणा माता प्रोत्साहन पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछ लेता है कि राजराजेश्वरी करुणा माता प्रोत्साहन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हथकरघा के क्षेत्र में बुनकरों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत हर साल हथकरघा पर सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले 2 बुनकरों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कोविड काल में 7,000 बुनकरों को 8 करोड़ रुपए के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। उसके बाद यहाँ हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो दस्तावेज वाली बात थी, तो वो कंपनी 2 अलग अलग जो कंपनी काम कर रही है, वो 2 अलग अलग कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। तो पंजीयन कार्यालय में दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए 2 कंपनियां, जिसमें मेमर्स नील डाटा प्रो IT सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, प्राली दिल्ली, और दूसरा मेमर्स सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात को ठेका दिया गया। मतलब दिल्ली के और गुजरात के कंपनी को ठेका इसके लिए दिया गया है। और साथ ही साथ ई पंजीयन सिस्टम यानी 2016 के पहले दस्तावेजों को स्कैनिंग के लिए चिप्स द्वारा निविदा जारी की गई थी। 30 जुलाई को इसके लिए सभी पंजीयन और उप पंजीयन कार्यालयों को नोटिफिकेशन महानिरीक्षक पंजीयक कार्यालय से भेज दिया गया था। तो 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी कहाँ से है तो दिल्ली से है, और दूसरी कंपनी जो है वो कहाँ से है, गुजरात से है। उसके बाद यहाँ पास एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं, वो क्या है तो चित्रित शैलाश्रय स्थल मिला। कहाँ मिला तो महासमुंद जिला के मोहदी गांव के समीप महादेव पठार के पुरातत्व विभाग ने एक चित्रित शैलाश्रय स्थल, ध्यान दीजिएगा, की खोज की है। दक्षिण पश्चिम मुखी शैलाश्रय की चौड़ाई 17 मीटर, गहराई 5 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। इस शैलाश्रय स्थल के शैल चित्रों में नृत्य करते हुए मानव समूह, वानर, सूर्य, चंद्रमा सहित ज्यामितीय आकृति उकेरी हुई है। लाल गेरुआ रंग से निर्मित की गई है। यह महासमुंद जिला में मिला है, पहला चित्रित शैलाश्रय है। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही अलग है, मतलब चित्रित है पत्थर में, तो बहुत ही अलग बात है और इम्पॉर्टेंट भी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह महासमुंद जिला में मिला पहला चित्रित शैलाश्रय है। यहाँ उपलब्ध शैल चित्रों के आधार पर इस क्षेत्र में मानव सभ्यता एवं संस्कृति की प्राचीन मध्य पाषाण काल तक संभावना है। इस शैल चित्रों पर का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ मिला है तो महासमुंद के मोहदी गांव में। इसी तरीके से विकास परक का ये सेकेंड पार्ट खत्म होता है और जो चीज़ें छूट गई है उसको हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से पर बने रहिए और साथ में जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।